नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। एक बार फिर आपका अभिनंदन है ये देश है हमारा के एडिशन में। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम बड़ी चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। क्या इस देश में जाति और धर्म की बात होगी या काम की बात भी होगी, और इसके साथ साथ बात करेंगे क्या ये जो सियासी पिच है इसमें धर्म और जाति वाली बॉलिंग जो है वो कारगर साबित होती है। आज इसकी भी बात करेंगे। तो स्वागत है आपका ये देश है हमारा। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं। इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी। अब नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बदले जा रहे, बुजुर्ग हो गए हैं। अब उनका समय पुराना हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। नीतीश जी से ओल्ड मॉडल को क्या पता है। अरे ये बउआ है, ये बउआ को जो लिख पढ़ कर दे देता है बचवा आके वही पढ़ देता है। तुम 36 वर्ष के हो, नीतीश कुमार जी आज भी 74 वर्ष की उम्र में तुमसे 4 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं, इतना स्पष्ट है। ये गुस्सा, ये तलखी, ये वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन सवाल है कि चुनाव में सियासत के कौन से समीकरण फिट बैठ रहे हैं। क्योंकि जिस जाति वाले फार्मूले पर विपक्ष जीत का ख्वाब सजाकर बैठा था वो तो हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक टूट चुका है। और बिहार में आरजेडी की सियासी कहानी मुस्लिम प्लस दलित यानी MY समीकरण पर टिकी है। सियासत में एक और दिलचस्प बात दिख रही है। कुछ महीने पहले तक तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना का राग अलाप रहे थे, लेकिन अब वो इस मुद्दे पर उतने वोकल नहीं हैं, क्योंकि इस सियासत में भी एक बड़ा ट्विस्ट आया था। कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू वाली सरकार ने एक जातिगत सर्वे करवाया था, जिसे खुद राहुल गांधी ने फर्जी बता दिया। जाति जनगणना, और हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। हालांकि बिहार के दोनों खेमों में एक पेंच तो फंसा है। बीजेपी कह रही है कि चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ा जाएगा, लेकिन सवाल है कि क्या वही सीएम चेहरा भी होंगे। दूसरी तरफ आरजेडी के साथ गठबंधन में मौजूद कांग्रेस कभी ए टीम तो कभी बी टीम में उलझी पड़ी है। कांग्रेस इस बार बिहार की जनता की ए टीम बन के काम करना चाहती है और संगठन को मजबूत करना चाहती है। बिहार विधानसभा में बड़े भाई की भूमिका में कौन रहेंगे? ये जाहिर है आरजेडी रहेगा। तो आज इन तमाम मुद्दों पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनावी मेला, जाति पर खेला। और अब वक्त है बहस के एजेंडे का। आइए आपको बता देते हैं MY का तिलिस्म और लालू का जादू क्या इस बार चल पाएगा, यह बहुत बड़ी बात है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, हरियाणा महाराष्ट्र के नतीजों से विपक्ष ने क्या बड़ा सबक लिया है, दिल्ली भी इसमें शामिल है। क्या एनडीए धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करता है जैसा बार बार आरोप लगाया जाता है, और क्या विपक्ष की तैयारी पर जाति धर्म वाला खेल भारी पड़ जाएगा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर और यह बहस का एजेंडा है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए हमारे मेहमानों का। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर अजय आलोक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ है राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता हैं और प्रवक्ता हैं। मेरे साथ प्रोफेसर पाशा हैं, राजद के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा साहब हैं, नेता है जेडीयू के। जोरदार तालियों के साथ आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। सबसे पहले ये चुनावी मेला है और जाति धर्म का खेला है। 60 सेकंड का वक्त मैं आप सबको दूंगा अपनी बात रखने के लिए, लेकिन 60 सेकंड का मतलब है 60 सेकंड। शुरुआत अखिलेश जी आपसे करते हैं। ये चुनावी मेला है और हर चुनाव में ये जाति धर्म का खेला होता है। क्या आपको लगता है कि वाकई ये जाति धर्म के खेल में चुनाव फंस जाता है? देखिए, जिसके पास कोई उपलब्धि नहीं होती है वही बात करता है, और ये बात मोदी जी करते हैं। वो अपना गोत्र तक बता चुके हैं, धर्म भी बता चुके हैं, और क्या क्या बातें और भी इसी तरह की करते रहते हैं। हर जगह समाज को बांट के वोट कैसे लिया जाए उसी के
जुगाड़ में लगे रहते हैं। कोई उपलब्धि नहीं है उनके पास। उपलब्धि होती तो अपने कार्यकाल के, अपने सरकार की कामों के आधार पे वोट मांगते। बिहार के चुनाव जो है इस बार, हम इस दोनों बीजेपी और नीतीश जी के पार्टी के लोग हैं यहाँ पे। पिछले चुनाव में नीतीश जी ने स्वयं कहा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। वो खुद 2005 साल पहले जो चुनाव हुआ था उसमें चुनाव के कैंपेन में उन्होंने स्वयं ऐलान किया था और वोट मांगा था इस पे कि मेरा ये अंतिम चुनाव है। तो क्या ये लोग बिहार में नीतीश कुमार के उस बयान को गलत मानते हैं, या ये दोनों लोग उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, या नीतीश कुमार को बिहार का जैसे महाराष्ट्र में शिंदे जी को बनाया, ये बिहार के अगले होने वाले यही बड़ा शिंदे पॉइंट हैं है। क्या ओके, नीतीश 7 कुमार? सेकंड डन, 60 सेकंड डन, 68 सेकंड आपने लिए। डॉक्टर अजय आलोक मैं आपके आता हूं। ये देखिए बार बार अब कांग्रेस और राजद इसको विषय बना रही है, कहीं नीतीश का शिंदे जी ना हो जाए। दूसरी बात आप धर्म का कार्ड चलते हैं, वो जाति का कार्ड चलते हैं। तो बुद्ध का विचार हूं, गुरु गोविंद सिंह जी की हुंकार हूं, गांधी का तेज हूं, कुंवर सिंह की तलवार हूं। यह बिहार के स्वाभिमान का चुनाव है कि 2005 के पहले क्या जंगल राज बिहारी बिहारी कहना गाली होता था, वो गाली आज 20 साल में खत्म हो गई कि वापस गाली की तरफ जाना है कि नहीं। बिहार के चुनाव में हम कोई धर्म कोई जाति का कार्ड नहीं चल रहे हैं। हम कैसा बात की बात कर रहे हैं? हमने कहा कि 20 साल पहले बिहार क्या था और आज 20 साल क्या है, और प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और नीतीश कुमार जी की शक्ति ये हमें ताकत देती है बिहार में आगे बढ़ने को, जो बीमारू राज से ढकेल के आज हम प्रगतिशील राज पे ले आए हैं। आज हम उस बिहार की बात कर रहे हैं जो 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय से 68,000 प्रति व्यक्ति आय पे आ गया। हम उस बिहार की बात कर रहे हैं 2005 में जिसका बजट मात्र 22,000 करोड़ था, आज 3,17,000 करोड़ हो गया, 15 गुना बढ़ाया है। जो इस बिहार में हर घर बिजली आती है, हर घर नल का पानी आता है, जिस बिहार में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आज देश के किसी भी राज्य से अच्छा है, हम उस बिहार की बात कर रहे हैं। हम बिहार को औद्योगिकरण की तरफ ले जाएंगे। 5 साल का एजेंडा यही है। जी आपने 56 सेकंड में अपनी बात रख ली। मैं रुक करता हूं। 4 सेकंड का फायदा। जी 4 सेकंड का फायदा। जी मैं रुक करता हूं अब राजकुमार भाटी का। राजकुमार भाटी, आप तो यूपी में इनको देख चुके हैं, चुनाव इनके साथ लड़ते रहते हैं, महाराष्ट्र में भी देखा, हरियाणा में भी देखा। क्या आपको लगता है कि जाति की काट इनको मिल गई है या खेल कुछ और है? 60 सेकंड। देखिए, हमारा संविधान सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात कहता है। जी, इस देश में राजनीतिक न्याय तो हुआ, क्योंकि हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है, सबकी वोट बराबर है, ये न्याय तो हो गया। जी। लेकिन इस देश में अभी सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय होना बाकी है। सामाजिक न्याय में जो सामंतवादी ताकतें हैं, जो सदियों से ऊंची कुर्सियों पर बैठी हैं और लगातार रोड़ा अटकाती हैं, आज जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहीं ओबीसी के साथ बेईमानी हो रही है। ओबीसी की कट ऑफ ऊपर जाती है, ईडब्ल्यूएस के नीचे रहती है। यानी ईडब्ल्यूएस के नाम पे जो जिन्हें हम अपर कास्ट कहते हैं, वो लोग कम नंबर पाके चुने जा रहे हैं आज की तारीख में, और ओबीसी ज़्यादा नंबर पाके भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और बिहार में जो जाति जनगणना हुई, और हम पूरे देश में जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वो इसलिए हुई कि 65% ओबीसी को 27% आरक्षण, और वो भी पूरा नहीं हो रहा। ओबीसी की ढेर सीटें खाली पड़ी हैं, कॉलेजों में प्रोफेसर की, यूनिवर्सिटियों में वीसी की, तमाम सीटें अगर कोई आता भी है तो उस पर ईडब्ल्यूएस लगा दी जाती है। जी। इसलिए जाति जनगणना जरूरी है और ओबीसी का कोटा बढ़ाया जाए। 60 सेकंड्स डन। ओके, आप कह रहे हैं कि जैसे ओबीसी की जैसे जातिगत जनगणना बिहार में हुई, लेकिन राहुल जी तो इससे फर्जी कह रहे। नहीं वही सर, राहुल जी तो इससे फर्जी सर्वे कह रहे हैं। राहुल जी ने इसको फर्जी सर्वे कह दिया। इस पे भी 5 सेकंड आपकी राय आप दे दीजिएगा। नहीं, देखिए, बिहार में फर्जी सर्वे हुआ था, वो हाँ या ना? क्या बिहार में फर्जी सर्वे हुआ था, हाँ या ना? राज्य सरकार को जाति जनगणना कराने का अधिकार नहीं है, तो फिर कराई क्यों? तो इसलिए उसका कोई वैल्यू नहीं है। ओके, उसकी कोई राहुल जी कह रहे हैं केंद्र सरकार कराए, तो अपने राज्यों में कराने की बात करें। ओके, अब मुझे बताइए कि एनडीए जो है वो ध्रुवीकरण की नीति पे चलता है? बिल्कुल नहीं। एक स्पष्ट मैं गिना दूंगा, आंध्र से लेकर महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक। मैं एक स्पष्ट मत कर दूं। माफ करिए, टोका मैंने। बिहार के संदर्भ में यह बात सर्वविदित सत्य है कि पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार जी की जो सरकार चली, उसका सिर्फ एक मूल मंत्र था, सुशासन और बिहार का विकास। जब 25-24 नवंबर को 2005 को नीतीश जी ने पहली बार बिहार की बागडोर बिहार की जनता ने उनके हाथ में दी, तो उन्होंने 3 शब्द कहा था, सुशासन सुशासन सुशासन। आज उस सुशासन का विकास दर देश में चौथे पायदान पर है। 14.27% का विकास दर लेकर बिहार, आलोक जी ने कह दिया, बढ़ रहा है। 3,17,000 करोड़ का बजट, जिसमें महिलाओं को सर्वाधिक लाभ देने की स्थिति में हम खड़े हैं। और बिहार में महिलाएं
जो नीतीश कुमार की एक सबसे बड़ी जो नजर रहा है महिला सशक्तिकरण पर कि 1 करोड़ से ज्यादा जीविका दीदी है और 29% से ज्यादा बिहार में पुलिस में महिलाएं हैं जो देश में सर्वाधिक है। तो ध्रुवीकरण हम विकास, 1 मिनट, ध्रुवीकरण हम विकास वर्सेस जो जिन्होंने बिहार को रसातल में पहुंचाया उसके खिलाफ जरूर हैं। तो क्या बिहार उनके हाथ तो कम से कम नहीं जाएगा जिन्होंने बिहार के विकास का बेड़ा गर्क कर, जिनके परिवार ने अपने परिवार को सिर्फ विकास किया, महिला सशक्तिकरण के नाम पे मिसा यादव, ने जो रोहिणी आचार्य, राबड़ी देवी ने बनाया। उससे भी ज्यादा टाइम ले रहे हैं आप। ओके, मैं रुक करता हूं। आरजेडी का आपका रुख है, मतलब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो गए हैं। अब दूसरी तरफ से कहा जाता है अभी तेजस्वी जी 2 बच्चे हैं, बताइए क्या करिएगा? क्या ये ऐसे लड़ेंगे चुनाव? क्या ये सत्य नहीं है कि नीतीश कुमार जी की उम्र हो चली है? नीतीश कुमार जी थक गए हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। बिहार आज कहाँ है? 20 वर्षों की बात की गई और कर रही है भाजपा भी और जेडीयू भी। बिहार आज कहाँ है? प्रति व्यक्ति आय में हिंदुस्तान के हर राज्य से कम आय है बिहार में। प्रति व्यक्ति निवेश के हिसाब से भी बिहार सबसे निचले पायदान पे है जी। बिहार के स्कूलों में ड्रॉप आउट्स रेट्स जो हैं वो हाईएस्ट है सबसे। ड्रॉप आउट्स रेट्स, बच्चे स्कूलों को छोड़ करके, शिक्षा को छोड़ करके वो जा रहे हैं। शिक्षा का स्तर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा खराब है, सबसे कम है पूरे देश में इस वक्त जी। अब बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पलायन चरम सीमा पर है। ये सब बिहार की प्रगति है क्या? यही विकास है? 20 वर्षों में यही मिला बिहार को? बिहार आज अपने आर्थिक जो संकट है, जो वहाँ क्राइम है, जो वहाँ पे करप्शन है, उससे गुजर रहा है, उससे जूझ रहा है। बिहार को उस दिशा से निकालना है, उस स्थिति से निकालना है और उसको सिर्फ और सिर्फ एक युवा नेता ही निकाल सकता है। युवाओं का दर्द, छात्रों का दर्द एक युवा नेता ही समझ सकता है और वही बिहार को इस स्थिति से बाहर निकालेगा। ठीक है, युवा नेता समझ सकता है। थक चुके हैं नीतीश कुमार। मिश्रा जी जवाब 20 सेकंड के अंदर। बजट सेशन चल रहा है बिहार में, जिन लोगों ने उस तो सेशन को देखा होगा उसमें देखा होगा कि नीतीश कुमार जी ने किस बारीकी से बिहार के बजट को पेश किया और विपक्ष के आलोचनाओं को झेलते हुए उनको करारा जवाब दिया। नीतीश कुमार मुस्तैदी से बिहार का विकास कर रहे हैं, आप चिंता की जरूरत नहीं है। तेजस्वी युवा है, देखिए तेजस्वी युवा हैं, ठीक है, अच्छी बात है वो युवा रहे, लेकिन युवा मानसिकता में इतना ज्यादा लूट खसोट करने की व्यवस्था उन्होंने पाल के रखी है कि बिहार उनको समझता है, उनके परिवार को समझता है। आप एक बात बताइए, 20 साल से जो सत्ता बिहार में चल रही है, हस्बैंड ने वाइफ को बना दिया, ये क्यों बोला? उनके घर की प्रथा है ना। क्यों नीतीश जी ने क्यों बोला? रिपीट क्यों करा? नहीं, नीतीश जी जरूर बोलेंगे क्योंकि उन्होंने महिला सशक्तिकरण में कभी ये नहीं सोचा था कि कोई एक मुख्यमंत्री जाएगा और पत्नी को रुमाली सरकार बना के चला जाएगा। और वो पत्नी पहले कभी राजनीति में नहीं थी। एक होता है ना कि 20-25 साल राजनीति में रहती तो सीख गई। ये ठीक नहीं है। अच्छा, तुरंत मुख्यमंत्री बना देंगे कि सीख जाएंगे और बिहार को रसातल में जाने देंगे? आपको पता है जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी कितने जाति नरसंहार हुए थे वहां? भीषण बातें, नरसंहार, जाति नरसंहार। ओके, जवाब ये नहीं दे पाएंगे। जी। ओके, टाइम डन। ओके सर, पाशा साहब, प्रोफेसर पाशा, 30 सेकंड। ये मानसिकता जो है वो महिला विरोधी मानसिकता है। अच्छा, पत्नी को बनाना महिला पक्ष में जी। बिहार में ये हमारी पार्टी को ये श्रेय जाता है कि पहला चीफ मिनिस्टर, लेडी चीफ मिनिस्टर, महिला चीफ मिनिस्टर बिहार को हमने दिया। ये श्रेय हमारी पार्टी को जाता है और ये बर्दाश्त नहीं होता इनसे। महिला को ऐसे तो अभी भी राबड़ी जी को बना दीजिए, मौका मिले क्यों नहीं? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। परिस्थितियां ऐसी आएंगी, बनेंगी वो। और बहुत सारी महिलाएं दूसरी भी हैं, उनको बनाना चाहिए। तो राबड़ी गवर्नमेंट रिटर्न भी हो सकता है अगर जीत जाए। एक सवाल का है हिम्मत बीजेपी में, है हिम्मत जेडीयू में? अब भैया राबड़ी जी भी मैदान में आ सकते हैं, बताइए अजय लोग। मैं आप लोग से पूछना चाह रहा हूं, आपके ऑडियंस से, आप लोग अभी क्या कर रहे हो? ग्रेजुएशन में हो कि पोस्ट ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन। मान लो ये क्लास है, आपका मॉनिटर कौन बनेगा? ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या 9th फेल? 9th फेल को एक मिनट बीच में नहीं। 9th फेल को वो एक मिनट जानते हैं कांग्रेस क्यों जीती? कांग्रेस क्यों? एक एक करके मैं अपनी बात तेजस्वी पे ले रहा था, लेकिन कांग्रेस क्यों जीती पता है? राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में पहली बार एनएफटी मिला, नॉन फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नहीं मिला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। एक करके मैं आपको मौका दूंगा पक्का। ये 65-63 की बात है। अच्छा, कांग्रेस को क्यों बुरा लगा आप कह रहे हैं? इसलिए बता रहा हूं कि कांग्रेस जानती है राजीव गांधी 2 बार इंजीनियरिंग एनएफटी ले चुके हैं, ना इंजीनियरिंग कर पाए राजीव गांधी। उसके बाद यहाँ पे
सोशल इंजीनियरिंग के चक्कर में, दिल्ली पारिवारिक इंजीनियरिंग के दुनिया चक्कर की में पहली आ यूनिवर्सिटी गए यहाँ होगी पे, कि आ जो गए यहाँ पे और अपने पायलट का स्टूडेंट लाइसेंस की ले डिग्री लिया छुपा और एयर देंगे। इंडिया में नौकरी ले ली। ओके, नहीं, अब एक जो मणिशंकर अय्यर ने बोला ना, सुनिए, दुनिया और की- एयर इंडिया का एक पायलट का रुक नौकरी जाओ, ऐसा रुक जाओ, लिया उन्होंने अवसर दिया है। 1971 में जब बांग्लादेश अच्छा, वॉर हो रहा बच्चों, था, आप लोग ये तो ये बताओ। प्लेन नहीं उड़ा रहे थे भाई साहब राजीव गांधी, सुनिए ये इटली चले अरे गए। सुनिए, ठीक है, जवाब सुनिए, नहीं, और सुनिए। अरे एक एक करके अच्छा मेरा निवेदन है, आप कांग्रेस और बीजेपी तो मेरा निवेदन है एक एक करके बोले, बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल नहीं बोले किसी के। मैं बस इतिहास बता रहा हूं। संजय गांधी इंदिरा गांधी जी के उत्तराधिकारी थे, उनको आना था। उनकी मृत्यु के बाद मेनका गांधी को उत्तराधिकारी बनना था, नहीं बने दिया। पारिवारिक इंजीनियरिंग की, राजीव गांधी के बन गए उत्तराधिकारी, पारिवारिक इंजीनियरिंग से बन गए पीएम। तो बाहर में गई इंजीनियरिंग। कौन सी इंजीनियरिंग बेटर है, पारिवारिक इंजीनियरिंग जो पीएम बनाता है या इंजीनियर जो इंजीनियर बनाता है? उसी कॉन्सेप्ट में तेजस्वी यादव भी आ गए, 9वीं फेल करके बनेंगे बिहार का मुख्यमंत्री, और सब युवाओं को मंजूर होगा। कहते हैं युवा नेतृत्व आना चाहिए, ऐसा युवा। आप सुनिए, धन्यवाद। ठीक है, ऐसा युवा तेजस्वी मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स ये है, पता है क्या है? बिना कोई काम किए हुए, बिना कोई नौकरी किए हुए, बिना कोई व्यवसाय किए 136 वो क्रिकेटर है, क्रिकेटर रह चुके हैं। पानी ढोते थे, आज तक कोई बल्ला पकड़ा? कोई आया भी बॉल इसमें- फेंका आज तक? सबने देखा आईपीएल में पानी ढोते ओके, ठीक है मैं अखिलेश जी के पास जा रहा है, फिर ऑडियंस के पास भी जा रहा है, वो सवाल पूछना चाहती है। अपने सवाल तैयार रखिए आप लोग। अखिलेश जी, ये मणिशंकर अय्यर को पकड़ के लिया है। राजीव गांधी इंजीनियरिंग फेल थे या नहीं, पूछिए। रुक जाओ, रुक जाओ काहे के लिए? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इंजीनियरिंग विद्यालय हर इंजीनियरिंग फेल थे। यूनिवर्सिटी जो और है, राजीव गांधी के नाम अब से देखिए, यूनिवर्सिटी अब ये है। रो रहे हैं, अब ये इसे बोलते हैं रोना। बोलिए। हमारे आईना दिखाना हमारा रोना होता है। विश्वविद्यालय अपने एक छात्र की डिग्री गोपनीय बता रहा है। वो किसकी गोपनीय बता रहा है? हमारे प्रधानमंत्री जी की। अरे भाई, उससे क्या होता है? छुपा क्यों रहे हो? उसमें जाता क्या है? और वही राहुल गांधी हैं, राजीव गांधी हैं, जिन्होंने इस देश को 21वीं सदी में आईटी सेक्टर दिया, नौजवानों को मताधिकार दिया, पंचायती राज व्यवस्था दिया। बीच में मत बोलो। दिया, शाहबानो दिया, बाबरी मस्जिद दिया, राम मंदिर आंदोलन दिया, पता नहीं क्या-क्या दिया। दिन भर सिर्फ फ्रॉड किया है। नौजवान आज नौजवान दुनिया में भारत का झंडा इसलिए लहरा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बनाई IIM, IIT, एम्स, इन तमाम शैक्षिक संस्थानों के बल पे दुनिया में झंडा फहरा रहे हैं। आज इन्हीं संस्थानों से निकल करके इन्होंने क्या दिया? इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दिया, झूठ का फैक्ट्री दिया, भ्रष्टाचार दिया, लूट दिया, सांप्रदायिकता दिया, जातिवाद दिया, असत्य दिया, हर साल एवरेज 12 लाख करोड़ रुपए लूटा इन्होंने। देखो भाई, अगर बीच में बोलोगे ना, एक 900 ऑफिस बने हैं बीजेपी के। ओके, 900 ऑफिस, और 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ऑफिस सैकड़ों करोड़ 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 50 करोड़ के एक ऑफिस है। कांग्रेस का एक जिले में एक ऑफिस भी नहीं है। ये भ्रष्ट गेहूं बेच के लाए हैं। सर, अब इस हिसाब से बोलेंगे कांग्रेस का एक जिले में एक ऑफिस नहीं है। कांग्रेस का तो पिछले कई वर्षों से दिल्ली में कोई सांसद भी नहीं है, कोई विधायक भी नहीं है। यूपी में एक समय पर आज 2 विधायक है, तो ये कांग्रेस की क्या बात करेंगे? सुनिए जी, हमने देश को लूट करके अपने मित्रों का कर्जा नहीं माफ किया है। जब मोदी जी आए तो 54 लाख करोड़ रुपए देश पे कर्जा था, मात्र 10 वर्षों में। अरे भाई, 15-20 साल राज कर रहे हो, देख क्या रहे हो देश को? अभी 11 साल हुए, अभी 11 साल हुए। अरे बिहार की बात कर रहा हूँ, बिहार को दिए क्या तुम? हमारे समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि सामाजिक न्याय नहीं हुआ अभी तक, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ओबीसी का नाम ये फलाना ढिमकाना, ओबीसी का हक मार के उसको मुसलमानों के हक में किसने ट्रांसफर किया? इनके मित्र कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में। इनका सामाजिक न्याय ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में दंगा होता है, समाजवादी पार्टी जाती है कॉम्पनसेशन देने, 5 मुसलमानों को कॉम्पनसेशन दे दी है, हिंदुओं को कोई कॉम्पनसेशन नहीं। ये इनका सामाजिक न्याय है। अच्छा, हर चीज में हिंदू मुसलमान क्यों आ जाता है? बिल्कुल नहीं, मेरा प्रश्न है, हर चीज में हिंदू मुसलमान नहीं आएगा। क्यों? हिंदुस्तान में हिंदू नहीं आएगा तो कहां पाकिस्तान में आएगा? मिर्ची, क्या बात कर रहे हैं आप? हिंदुस्तान में हिंदू की बात नहीं करेंगे? अगर औरंगजेब को अपना आदर्श मानेंगे, हम हिंदू की बात नहीं करेंगे? इनके विधायक अबू आदमी, अरे गलती से संभाजी महाराज के बारे में हैंडमेड बोलेगा, हम बात नहीं करेंगे? क्या बात आप कर रहे हैं? चल लिया देश ऐसे, तो देश ऐसे चल चुका 70 साल से, और नहीं चलेगा। जो शिवाजी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, याद रखिए। ओके, ये औरंगजेब, मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये औरंगजेब का महिमा मंडन आपने कर दिया, और इसमें आपने क्या, आपको लगता नहीं है कि इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी त्रुटि है?
जो अबू आजमी ने बोला, बकायदा उन्होंने अपने बयान को वापस लेने का प्रयास करा, समर्थन किया। नहीं, उनका वापस लेने का प्रयास करा, फिर आपके एक सांसद ने उसका समर्थन कर दिया अवधेश प्रसाद जो है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से आप केमिस्ट्री का सवाल पूछो, मैथ को पूछो, फिजिक्स का पूछो, ज्योग्राफी का पूछो, इकोनॉमिक्स का पूछो, इनका जवाब होता औरंगजेब, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू, मुसलमान, ये करना इनका जवाब होता है। बात किस मुद्दे पर चल रही है? या तो औरंगजेब पर डिबेट कर लेते हैं, 3 दिन से औरंगजेब पे ही चल रही है बात। चल रही है, आपने विषय रखा जाति धर्म की राजनीति। नहीं, बिहार पे मैंने कहा, मैंने शुरू बिहार की बात करता हूं, मैं बिहार की बात करता हूं। देश का संविधान कहता है सामाजिक आर्थिक न्याय की बात। आर्थिक न्याय होना इसलिए जरूरी है कि इस देश में लगभग 45% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 20-22 रुपये रोजाना है, और कुछ परसेंट लोग, 1% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी करोड़ों में, अरबों में है। तो ये जो धन का जो समान वितरण नहीं हुआ, इसकी वजह से देश में गरीबी है। कुछ लोगों की तिजोरियां भरी जा रही हैं, कुछ लोगों की जेब खाली हो जा रही है। यही सामाजिक न्याय अभी से है क्या? सामाजिक न्याय पिछले 11 साल से है क्या? जब से भी था, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, 11 साल से है क्या? जब से भी था, लेकिन न्याय तो होना चाहिए। एक 11 साल से है क्या? सिर्फ एक तथ्य और मैं पेश कर दूं, एक तथ्य केवल मैं एक आंकड़ा दे दूं, समाजवादी पार्टी को बोलने दीजिए। मैं एक आंकड़ा दे दूं और इसका जवाब दे दें मुझे। 2 श्रेणी है, एक ईडब्ल्यूएस, एक ओबीसी, दोनों की बराबर आय पे ही मिलती है। 8 लाख की आमदनी पे दोनों को मिलता है। ओबीसी भी 8 लाख से जिसकी कम आमदनी है, ईडब्ल्यूएस भी। आप देखिए, ये मैं 3 उदाहरण देता हूं। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, न्यू दिल्ली, ओबीसी की फीस है 53,000, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 0। 10 सेकंड ले रहा हूं। एम्स में ओबीसी की फीस है 3,000, ईडब्ल्यूएस की 2,400। एनआईटी मणिपुर, ओबीसी की फीस 2,500, ईडब्ल्यूएस की 1,000। एनआईटी सिलचर, ओबीसी की 1,000, ईडब्ल्यूएस की 500। ठीक है, ओके। ये ईडब्ल्यूएस से ज्यादा पैसा क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि ये अन्याय कर रहे हैं। ओके। इस अन्याय के खिलाफ हम बोलना चाहते हैं। ओके, मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपको काफी देर से बोलना ईडब्ल्यूएस से कम पैसा लिया जा रहा है, उसका कारण है, और ओबीसी समाज से भी कम पैसा सामान्य दर्जे से लिया जा रहा है। अब इनका सामाजिक न्याय बताएं, कारण बताएं। एक सेकंड पे वो बोल रहे 40 सेकंड का कारण है, तो कारण बताएं। मैं आ रहा था उस बिंदु पर। सामान्य वर्ग के छात्रों से कम पैसा लिया जाता है। काफी देर से बोलना चाह रहे थे, उस विषय में बोलिए। इनके सामाजिक न्याय की परिभाषा मैं बताता हूं। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, दोनों गांधी ओबीसी आरक्षण की फाइल पे बैठे रहे। राजकुमार भाटी के पूरे फेहरिस्त में जितने नेता हैं, मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश यादव, इसकी आलोचना आज नहीं कर सकते। सामाजिक न्याय बताता हूं इनको। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, नगरपाल यादव, चौपाल यादव, ना जाने कितने कितने एक ही परिवार के पूरे लोग राजनीति में। यह है सामाजिक न्याय। लालू यादव, रुक जाइए, चौपाल यादव तो यह है सामाजिक न्याय। लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, रोहिणी जी, ये है सामाजिक न्याय। मतलब एक ही परिवार के, एक ही जाति के लोग पहुंच जाएं सदन, हो गया सामाजिक न्याय। अति पिछड़ा को भूल गए, ये नहीं समझ पा रहे। नीतीश कुमार के सामाजिक न्याय के विकास के साथ की यात्रा की एक झलक मैं बताता हूं। जितने भी राज्यसभा, लोकसभा में लोग गए, उसमें अति पिछड़े की संख्या थी। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की लगातार मांग करी, उनके पुत्र भी आज मंत्री हैं सदन में, सरकार में। तो यह है उनका सामाजिक न्याय। कोई परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। आज बिहार यदि 14% विकास दर से ग्रो कर रहा है, और अगर 94 लाख परिवारों को जातिगत सर्वे के बाद 2-2 लाख देने की योजना पर काम हो रहा है, यह है सामाजिक न्याय। ओके, परिवारवाद पर ओके, आरजेडी और समाजवादी पार्टी दोनों पे अटैक किया गया है। ओके, आरजेडी पहले आप, 1 मिनट आपका है, बोलिए। मैं ये बताऊं कि जब भी सामाजिक न्याय की बात आती है, आर्थिक न्याय की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी भड़क जाती है जी। भारतीय जनता सत्यप्रकाश मिश्रा की बात का जेडीयू को भी नहीं, सत्यप्रकाश मिश्रा की बात का जवाब, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, रोहिणी यादव, मीसा भारती, ये और भी कोई परिवार में मैं बता दूं, दो बहुत महत्वपूर्ण साले थे, सुभाष यादव और साधु यादव। मैं आपको बताऊं, राजनीति से मैं आपको बताऊं कि आपके यहाँ कितना है परिवारवाद। कुछ नहीं है भाई, कितना परिवारवाद है। सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, नीतीश मिश्रा, सुनील मिश्रा, शिनुल कुमार, जयंत कुमार, संतोष सुमन, नीति नवीन, नीरज कुमार सिंह, लिसी सिंह, महेश्वरी हजारी, ये कौन है? ये सब नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में मिनिस्टर हैं।
और ये सब के सब वह हैं जो राजनीतिक परिवारों से आए हुए हैं, जिनके बाप दादा राजनीतिक परिवारों में रहे हैं, जिनके राय रहे हैं। आपके यहाँ जितना परिवारवाद है, अरे इनके यहाँ सबसे बड़ा संघ परिवार है जी, आपके यहाँ सबसे ज्यादा परिवारवाद है, संघ परिवार है आपका। मैं पूरे राजद को 2 शब्दों में कह दूं, और परिवार की बात राजद आप के लिए न करें। देखिए, आप परिवार में लालू विश्वास यादव नहीं के समय करते, ये होती थी ससुराल, आप संघी लोग आज हो गई परिवारों ये में मरद विश्वास नहीं करते। मरद परिवार पार्टी, जो पहले है ससुराल पार्टी वो थी, साधु हमें सुभाष संस्कार सिखाता है, और आज हो गई है परिवार मरद, बराबरी मरद सिखाता है। मतलब मीसा, आपका राबड़ी, दर्द रोहिणी, ये है, अफवाह से तेजस्वी, आपका तेजप्रताप, दर्द ये है कि मरद, आप लालू ये प्रसाद मर जाएंगे यादव इसी जी को तरह से। बर्दाश्त नहीं करते। सवाल किसका है? जी जी जी, खड़े होके पूछिए। कांग्रेस से। जी, कांग्रेस से। मतलब जो राहुल गांधी की पार्टी है वो बार बार हार जाती है, फिर भी जीतने की उम्मीद इतनी है बहुत, ऐसा क्यों? वो कह रहे हैं कि आप लोग बार बार हार जाते हैं लेकिन फिर भी जीतने की उम्मीद है। ये तो कॉन्फिडेंस भी बोलेंगे ना इसको तो। ओके, बोलिए। चुनाव हार जीत जनता मौका अवसर देती रहती है। प्रश्न ये है बच्चों, आप लोगों को ये तुलना करनी चाहिए कि सत्ता पाने के बाद किसने तो राहुल गांधी से सीखना क्या चाहिए इन बच्चों को? रुकिए जी, हम सत्ता पाए तो हमने इन नौजवानों को अवसर दिया, देश को आगे बढ़ाया, इकोनॉमी हो चाहे रोजी रोजगार हो, चाहे दुनिया में देश को ताकत बढ़ाया। नहीं, रुक जाइए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? सिर्फ सांप्रदायिकता पैदा किया, हिंदू मुसलमान किया, बाबा बागेश्वर को लेके आ गए बिहार के अंदर। श्री श्री रविशंकर है बिहार के अंदर। ये सवाल मैं नहीं बोल रहा, आरजेडी बोल रही है, मेरे पीछे पड़ जाएंगे आप लोग। संघ प्रमुख भी हैं बिहार के अंदर। हाँ जी, मोहन भागवत जी। भाई क्या हो गया? वो अपना धर्म कर्म का काम कर रहे थे, इनको क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है धर्म कर्म के काम से आरजेडी को? दूसरी बात, जब चुनाव आता है आरजेडी के लिए धर्म कर्म की बात चुनाव में 7-8 महीने बाकी, 250 दिन बाकी, 250 दिन से पहले ही मान लिया कि 225 हम लोग जीत रहे हैं। ये तो लड़ाई में भी नहीं है। राहुल गांधी, आप लोग की जानकारी के लिए बताता हूं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा, क्योंकि कांग्रेस के नेता रहते हुए मात्र 89 चुनाव, 89 चुनाव हार चुके। आपने बगल में दिल्ली है, 0 का छक्का लगा है, लेकिन कांग्रेस उनको नेता मानेगी। अच्छा, फिर आप धर्म की राजनीति करते हैं, इसीलिए बिहार में ये सब बाबा है। हम धर्म के साथ, भाई वीरेंद्र ने भी बोला, ये बाबा तो बीजेपी के पिच पे खेलने के लिए आया है, ये बीजेपी का एजेंट है। राजनीतिक धर्म होता है, ये भाई राजनीतिक धर्म होता है, और हम धर्म के साथ राजनीति करते हैं। हम अधर्मी नहीं है। ओके, हम अधर्म की राजनीति नहीं करते। बागेश्वर बाबा पे तो इनके विचार भी काफी वायरल हुए पड़े हैं। ओके, बोलिए। ये तो बागेश्वर बाबा को गाली दिए थे ना आपके शो में। नहीं, मैंने बागेश्वर बाबा को गाली दिया था भाटी जी ने आपके शो में। अब आप ऑन एयर गया था, आप कृपया बोलना। मैं कभी किसी को गाली देता ही नहीं हूं, लेकिन मैं धीरेन्द्र शास्त्री को बाबा नहीं मानता। 28 साल का लड़का है, अनपढ़ है, उसे ना कोई ज्ञान है, ना शास्त्रों का ज्ञान है, ना संस्कृति का ज्ञान है, ना धर्म का ज्ञान है। वो ऐसी ऐसी बातें बोलता है, बीच में ना चलना है कृपया। होंगे आप ये मत बोलिए उनके बारे में। मुझे बोलना था, मैं अपनी बारी पे बोल रहा हूँ। अपमान है उनका। देखिए, जो आदमी ये कहता हो कि जिस लड़की की मांग में सिंदूर है समझो प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है, मैं उसे साधु मानने को तैयार नहीं हूं। जो आदमी वहां मौत हुई है प्रयागराज में, जो कहता हो स्वामी विवेकानंद कितने साल के थे जब शिकागो में उन्होंने भाषण दिया था? स्वामी विवेकानंद 50 साल के थे, 28 साल के थे स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद वैचारिक संत थे, बिल्कुल आध्यात्मिक संत थे, उन्होंने कभी ऊंच नीच नहीं की। बिल्कुल। ये बाबा कहता है एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति आ गया, कह रहा मेरे पैर मत छूना, पीछे हटो, पीछे हटो, तुम अनुसूचित जाति के हो। अभी अनुसूचित जाति के 250 लोगों का शादी करवाया, घोर जातिवादी, घोर जातिवादी, घोर पाखंडी आदमी है। आप बताइए, हम ऐसे लोगों का विरोध करते हैं। 250 अनुसूचित जाति की बहनों की शादी बाबा ने अपने खर्चे पे करवाई। कौन बाबा? उनको पलंग से लेके उनको एक चीज तोहफे में दिया। ये कह रहे हैं अनुसूचित जाति के लोगों को भगा देता है। जिस आदमी के करोड़ों अनुयायी हैं, करोड़ों 20 करोड़ अनुयायी, उसके बारे में भाटी जी लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। औरंगजेब को अधर्मी नहीं बोलेंगे, लेकिन बाबा बागेश्वर नाथ को भोले भाले लोगों के बीच में कहता है कैंसर हॉस्पिटल मुफ्त का खोल रहे हैं बाबा। ऐसी बात को सहन करोगे क्या? बिल्कुल। इस देश से ज्ञान विज्ञान खत्म हो जाएगा, इस देश से तर्क खत्म हो जाएगा। ऐसे बाबा किसी को भी उल्लू बना देंगे। क्या उल्लू बनाया बाबा ने? टेलीफोन पे बात करता है रावण से। अरे सरेआम उसका वीडियो देख रहा। एक सेकंड, बोला मेरी रावण से बात हुई, मैंने कहा हेलो डियर रावण। नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बाबा बागेश्वर आपको पाखंडी नजर आ रहा है और उसके बारे में आप ये सब कुछ कह रहे हैं। इस देश में चंगेजी सभाएं, नहीं मुझे बोलना पड़ेगा सर, मुझे बोलना पड़ेगा। आपने बाबा बागेश्वर के लिए बोला जो कि कैंसर हॉस्पिटल उन्होंने बना रहे हैं, और चंगेजी सभाएं कब से चल रही है? कब से चल रही है इस देश के अंदर, जिसमें एक को हाथ लगाओ 50 को करंट लगता है, उसके बारे में मुंह नहीं खुलता आप लोगों का। बाबा बागेश्वर को यहां खड़े होकर गाली दिए जा रहे हैं तब से। चंगेजी सभा को एक को हाथ लगाओ 4 को कर, आप कमाल की बात कर रहे हैं सर।
मैं कह रहा हूं चंगेजी सभाएं जो लगती हैं, एक को हाथ लगाओ 50 को करंट लगता है, एक को हाथ लगाओ 50 को करंट लगता है। उसके बारे में कब बोला आपने किसी मंच से? को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए जो काटने की बात करता हो। देश की सारी कोई भी हो चाहे। ठीक हो जाएंगी। बाबा को प्रधानमंत्री बना दीजिए। ओके, बाबा इतने ही महान है, उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दीजिए ना, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। बाबा को प्रधानमंत्री बना दीजिए। चैलेंज देता हूं, मैं इन तीनों को बोलता हूं, जरा बोले कि औरंगजेब सबसे क्रूर शासक था, क्रूर शासक था, क्रूर था, हम उसकी निंदा हत्यारा करते हैं। था, शोषक नहीं बोल पाएंगे ये औरंगजेब। अरे बोल रहा हूं, कांग्रेस बोल रहा हूं। अबू आजमी क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अबू आजमी पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? पूछो पार्टी से क्यों नहीं निकाला? शांति से हमने हिस्ट्री पढ़ी है, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, और आप हिस्ट्रिया से ग्रस्त हैं। हमने हिस्ट्री पढ़ी है, हम शासक को शासक के रूप में देखते हैं। औरंगजेब को तो एक शासक की तरह देख रहे हैं, लेकिन बागेश्वर बाबा को एक धार्मिक बाबा की तरह नहीं देख रहे। उनके लिए क्या क्या विचार रखे गए, चैनल उस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है, उनके करोड़ों अनुयायी हैं और हम निश्चित तौर पर कहते हैं कि सबको अपने विचार रखने का हक है, लेकिन भावना के साथ, क्योंकि उनके करोड़ों अनुयायी हैं। मेरा सिंपल पॉइंट है कि औरंगजेब को तो आप कह रहे हो शासक को शासक देखना चाहिए, लेकिन यहां आपके विचार अलग हो जाते हैं। औरंगजेब ने इतने हिंदुओं की हत्या करी, मतलब शिवाजी ना होते तो कहा जाता है सुन्नत होती सबकी। आपने जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है इंटायर पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी। बिल्कुल नहीं, मैंने उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, नहीं सुनना पड़ेगा आपको। आपने बोला आप औरंगजेब को अगर महान बताने में उतारू है, मुझे अगर आप औरंगजेब को महान बताने पे उतारू है तो मैं बता सकता हूं। और अरे किस जो दिल्ली में चांदनी चौक पे सीज गुरुद्वारा किसके लिए, किसका सीज काटा गया था वहां पर? औरंगजेब वो था, औरंगजेब ने अपने भाई का सर काट के थाली में सजाकर अपने बाप शाहजहां को भेजा था और शाहजहां को पानी तक दे दिया था और शाहजहां ने बोला था तुमसे अच्छे तो हिंदू हैं जो अपने पितरों को श्राद्धों में पानी का तर्पण कराते हैं। बात करते हैं आप जिससे आप शासक बोल रहे हैं। अरे उसने तो अपने भाई का गला काटा, बाप को जेल में डाल दिया। हमारे पास ऐसे ऐसे मौजूद हैं जो बाप को पार्टी से बाहर निकाल देते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा देते हैं। मॉडर्न औरंगजेब है हमारे पास। अच्छा ठीक है, चलिए विषय ओके ओके नहीं, केवल इनके उस पर इतनी टिप्पणी करना चाहूंगा कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने गुरुओं को, मैं भी नाम नहीं ले रहा, मैं भी नहीं ले रहा, मैं भी नहीं ले रहा, जो अपने गुरुओं को मार्गदर्शन मंडल में भेज देते हैं, ऐसे भी लोग नहीं भाई, पार्टी ने निकाल दिया था बकायदा। चलिए विषय पर आ जाते हैं। अब बहुत हुआ इसके ऊपर, लेकिन क्या पॉलिटिक्स के अंदर कोई छोटा भाई बड़ा भाई भी होता है? सत्यप्रकाश मिश्रा, ये छोटा बड़ा भाई का चक्कर क्या है? देखिए, अलग अलग लोग इसको अलग अलग, कई लोग कह रहे हैं नीतीश जी का शिंदे जी ना हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा, मतलब काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। सारे संशय से भ्रम हटा लीजिए। जब प्रधानमंत्री भागलपुर में किसानों के लिए किस्त जारी कर रहे थे, उस मंच से उन्होंने क्या कहा कि हमारे सबसे लाडले मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने पहले भी, मोदी जी ने कहा है कि नीतीश कुमार समाजवादी है और उनके साथ लगातार काम करना है। तो इस पर कोई संशय मत रखिए कि अगला शपथ ग्रहण समारोह जब होगा तो वो नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और आप एक बात कहेंगे कि उन्होंने कहा कि आखिरी चुनाव था, आप ध्यान दीजिए, मैंने नहीं कहा सर, कांग्रेस ने कहा। नहीं, कांग्रेस क्या कहती है ठीक है, नहीं कांग्रेस की गिनती नहीं है। रुक जाइए, वो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और आखिरी दिन उन्होंने ये बात कहा कि एक आज आखिरी चुनाव प्रचार है। ये एक शब्द भूल गए थे, उस समय के अध्यक्ष थे वशिष्ठ नारायण सिंह, उन्होंने उसी शाम इसको क्लैरिफाई किया था कि नहीं ये आखिरी चुनाव की बात नहीं, क्योंकि आखिरी चुनाव प्रचार था। अब ये बार बार जो ये संशय फैलाते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव नहीं होगा, ये नहीं होगा, इस पे तो सबने अपनी स्पष्ट राय दे दी है। ये एक सवाल पूछिए जरा कांग्रेस से, ठीक है, कि 9 सीट मिली थी बिहार में लोकसभा में, कितनी आई, कितने मिलेगी? रुक जाइए, कांग्रेस 9 सीट मिली थी, 9 सीट मिली थी, कितनी आई? और अखिलेश जी सवाल जगह पिछलग्गू पार्टी है, हम तो बड़े छोटे भाई हैं ना, कांग्रेस राजद की पिछलग्गू है और यहां तो 10 सीट अभी उपचुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में इन्होंने दिया नहीं, तो पिछलग्गू पार्टी को पीछे लगाकर पिछलग्गू है। मिल जाएगी। अरविंद केजरीवाल आपको वोट कटवा कह चुका है, चाहते हैं अखिलेश जी की बारी, अखिलेश जी की बारी, जवाब देंगे चाचा, अखिलेश जी रोक नहीं पाएंगे। यूपी में पिछलग्गू, बिहार में पिछलग्गू, रोक नहीं और बंगाल में तो पिछलग्गू। अखिलेश जी आपको करेक्ट कर दूं, नीतीश जी का भाषण है, वीडियो भी कहीं सुना सकता हूं। यह चुनाव मेरा आखिरी चुनाव है, यह उन्होंने बोल के अपना वोट मांगा था कि मेरा अंतिम चुनाव है। पहले से कांग्रेस सबकी पिछलग्गू पार्टी है, इसका जवाब, इसका जवाब। अब हर कोई डिस्टर्ब भी करेगा तो हम क्या बोलेंगे? देखिए
अरे मैं वीडियो भी सुना सकता हूं। कांग्रेस सबकी पिछलग्गू पार्टी है। देखिए नहीं, ये जवाब दे। अजय आप 5 बार पूछ चुके, सुन लीजिए। शिंदे जी के लिए भी महाराष्ट्र के चुनाव में कहा गया था, लेकिन क्या हुआ शिंदे जी का? बीजेपी पे विश्वास कौन करता है? कोई विश्वास करता है बीजेपी पे? कोई बीजेपी करती है जो कहती है। जिसको बोला था कि ये चिपी सिंह चक्की, ये इतने लाख करोड़ के घोटालेबाज, ये वाले सब तो साहब के साथ ही हैं, जिसको क्या क्या बोलते थे। तो वो अब इन लोगों को तय करना है, दोनों लोगों को, कि वो क्या करते हैं और बीजेपी उनके साथ क्या करती है। सबको पता है क्या करेगी बीजेपी, क्या करेगी। नीतीश का नहीं पता क्या करेगी क्या? अरे वही करेगी जो सिंधे का की। और लेकिन इन लोगों को बीजेपी को नहीं पता कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। अच्छा, ये भी बात, क्योंकि वो कई बार कर चुके हैं। देखिए घबरा रहे अजय लोग, आपकी बात सुन के घबरा गए हैं आप। मिल गया मैं तो। अरे इनको बोलिए, लगातार बोल रहे कि नीतीश कुमार 8 बार इधर से उधर पलट गए, उधर से इधर पलट गए। तो एक मिनट, अगर मान लीजिए, अगर ठीक है, अगर इनकी बात मान भी लें कि नीतीश कुमार ने आखिरी चुनाव का, तो फिर पलट जाएंगे, क्या बात है जनती में? ठीक है। अब एक बात 1991 में, एक मिनट, 1991 में नरसिम्हा राव रिटायरमेंट पे थे तमिलनाडु में, आपको याद है ना? जी 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 जी। रिटायरमेंट तोड़वा के बुला लिया गया था देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए। भूल गए? पलटना इसको कहते हैं साहब, कि रिटायरमेंट अनाउंस करके आगे पीएम बनने के लिए। क्या बात करेंगे कांग्रेसी? ये यूरिया चोर, इन लोगों को कुछ नहीं पता, ये खाली किसानों के नाम करते हैं। राहुल गांधी, सबसे पहले बात है राहुल गांधी पे। आप धर्म और जाति की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना। मैं पूछता हूं, ये बताइए कि राहुल गांधी के पिताजी पारसी है या नहीं? है ना? राहुल गांधी की माता ईसाई है या नहीं? है ना? हिंदू कहां से हो गए? कहीं से हिंदू नहीं। अब बात करेंगे जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, जातिगत गणना, जातिगत गणना, कौन सी गणना? आप अपने और अरे इनको कुछ पता ही नहीं है। आप अपने और अपने पार्टी के संस्कार का परिचय दे रहे हैं। हमें आपके संस्कार को मैं प्रणाम करता हूं। ये नीच बात है जो आप कर रहे हैं। नीच बात है, सच्चाई बोलना नीच हो गया। आप इस तरह के सच्चाई बोलना नीच हो गया। मुझे कोई सच्चाई नहीं, सच्चाई बोलना नीच। ये बता देंगे मैं झूठ बोल रहा हूं तो कुछ। आप अपने संस्कार, मैं झूठ बोल रहा हूं कर रहे हैं आप। अरे मैं झूठ बोल रहा हूं कि नहीं? बोले ना, कोई आपत्ति नहीं, आप अपना परिचय दे रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। संस्कार तो आप बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं, जनरल उधारी हिंदू इसी तरह का शब्दों का प्रयोग। ठीक है, ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है। ऑडियंस का सवाल ले लेते हैं, गर्मा गर्मी बहुत हो रही है। सवाल क्या है सर? मेरा आपसे ये सवाल है कि एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स के द्वारा आज भी बिहार के अंदर जब भी रात्रि में कोई लोग सोते हैं तो 27% लोग आज भी भूखा सो रहे हैं। और आप लोग यहाँ पर जातिवाद कर रहे हैं। आप लोगों ने इसके ऊपर कोई भी विवाद नहीं किया, इसके ऊपर आपने कोई भी डिबेट नहीं करी कि कैसे उनकी जो ये भूख है उसको मिटाया जाए। जी जी, ये जाति में ख्याल हो रहा है, जाति की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, लोग भूखों मर रहे हैं, उसकी बात क्यों होगी? सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप ये समझ लीजिए कि हमें अफगानिस्तान से भी नीचे दिखाया गया है। ये जो आंकड़े इकट्ठे करने वाली इंटरनेशनल एजेंसी है ना, और उनका हमें पाकिस्तान से, एक मिनट आप लोग अब ये बोलने लगेंगे, आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी ग्लोबल इंडेक्स में हमें नीचे दिखाया गया। क्या ये हो सकता है? पहली बात। ठीक है। दूसरा, बिहार अकेला ऐसा राज्य है जहां तक आज तक किसी एक किसान ने भी कभी आत्महत्या नहीं की। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल क्या है? टॉपिक पर सवाल पूछिए, बोलिए। सर, मेरा क्वेश्चन है आपसे, तेजस्वी जातियों पर क्यों नहीं बोलते? क्या ये बटोगे तो कटोगे नारे का असर है? वो कह रहे हैं कि बटोगे कटोगे का नारा जब से लगाया तब से तेजस्वी जाति पे कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा में ट्रेलर देख चुके हैं, दिल्ली का हाल भी वो देख चुके हैं। घबरा गए हैं क्या? जातियां अगर बढ़ती हैं तो वो खत्म हो जाएंगी, वो उसी तरह से नीचे की तरफ जाएंगी जो मनुवादी मानसिकता वाले लोग। बीजेपी कहती है अगर हिंदू बटेगा तो कटेगा। ये जो जातिगत जनगणना हमने कराया, उसके बाद हमने जिसे राहुल गांधी ने फर्जी बताया, आपने कराया, राहुल जी ने फर्जी बताया, हमने रिजर्वेशन की सीमा बढ़ाई। अच्छा, फर्जी था वो तो, रिजर्वेशन की सीमा बढ़ा करके वो जातिगत जनगणना तो फर्जी था, राहुल जी ने बताया 50% किया हमने रिजर्वेशन की सीमा बढ़ा करके। उसके बाद प्रोफेसर साहब, हमारी डिमांड है कि उस सीमा को जो बिल हमने पास किया है असेंबली में बिहार के, प्रोफेसर साहब, उसको शेड्यूल 9 में लाया जाए। प्रोफेसर हमारी डिमांड है। आपकी क्लास रही है, डिबेट है ये। जेडीयू उसका हिस्सा रही है। प्रोफेसर साहब, आपकी क्लास नहीं है, डिबेट है। सवाल पूछा तेजस्वी अभी क्यों नहीं बोल रहे? आप 1995 में जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, और सवाल किसका है? ओके, शामिल करें। सर, मेरा सवाल है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो क्या कहते हैं, हर बार हिंदू मुस्लिम करी जाती है। आपने बोला कि औरंगजेब चला गया, लेकिन हर मुस्लिम औरंगजेब के बच्चा नहीं है। तो सर, क्या एक यही तरीका है क्या इलेक्शन जीतने का? युवाओं पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इस देश की जो वो है मजबूती, वो युवा है। अगर हम युवाओं पे ध्यान नहीं देंगे तो देश कैसा आगे बढ़ेगा? हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करके बेसिकली ये औरंगजेब की बात चुनाव से पहले क्यों आ जाती है? मतलब धर्म की बात क्यों आ जाती है? औरंगजेब की बात हम नहीं लेके आए। आप ये समझो कि ये सब बातें लेके कौन आता है?
औरंगजेब की बात हम नहीं लेके आए। इस देश में मुसलमान में ट्रिपल तलाक जेडीयू के एक एमएलसी ने भी औरंगजेब की तारीफ बिल्कुल, उनको वापस लेना पड़ा अपनी बात, उनको अपनी बात वापस लेना पड़ा खालिद अनवर को, क्योंकि ऑब्जेक्शनेबल है। वापस लिए वापस लिया खालिद अनवर, खालिद अनवर ने अबू आदमी ने वापस लिया, अबू आदमी ने वापस नहीं ली, अबू आदमी ने वापस लिया। अबू आदमी ने क्या लिखा, ट्वीट पढ़ देता हूं, रहमतुल्लाह अलैह। पूछिए पाशा साहब से, उर्दू जानते हैं इसका क्या मतलब होता है। औरंगजेब को उसने रहमतुल्लाह अलैह कहा, इसका मतलब जानते हैं क्या है, जो बहुत शीर्ष उच्च पदवी पर बैठा हुआ अल्लाह के बाद हो, रहमतुल्लाह अलैह। औरंगजेब के अल्लाह के बाद का आदमी है। मथुरा में योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान आया है। काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। योगी ने ये ब्रज भूमि पे बयान दिया है, ये बड़ा बयान है और मथुरा पे विशेष ध्यान अब दिया जाएगा। काशी के बाद अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। इसके क्या मायने हैं सीधे तौर पर, डॉक्टर अजय आलोक? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जनता पर भी ध्यान दीजिए, वो कह रहे जनता पर भी ध्यान दीजिए। जनता ही चाहती है, जनता ही चाहती है हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। औरंगजेब की बात करते हैं, औरंगजेब ने मथुरा को तोड़ा समझ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एक बात जान जाइए, न्यायपूर्वक ढंग से उस मंदिर पर हमारा हक है, जो हमारा हक है योगी जी ने कहा है हम लेके रहेंगे। ओके, जवाब। संबल की भी बात हो रही है, संबल में भी हक लेके रहेंगे। अब मथुरा की भी बारी है। अयोध्या में इनकी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी की सरकार ने मंदिर के नाम पर बड़े बड़े आर्थिक घोटाले किए हैं, जमीनों में बेईमानी की है, बाटी जी, गरीब अयोध्या में लोगों को आपको राम उजाड़ा मंदिर है। नहीं दिखता, घोटाले ही दिखते हैं। अब आप सवाल पूछ रहे हो, सवाल यही है मेरा, आपको अयोध्या में राम मंदिर नहीं दिखता, 500 साल बाद राम मंदिर बन गया, आपको घोटाला दिख रहा है। मंदिर घोटाले के मंदिर की महाकुंभ में आपको लाशें दिख रही थी, आपको अयोध्या मंदिर के की लोगों छत ने टपकने लगी थोड़े दिन बाद इलेक्शन में घोटाले राम के पथ जवाब कई के जगह सहयोगी से बोल रहे फंस हैं, गया। कई किसानों के साथ बेईमानी हुई, जांच चल रही है, जमीनें हड़प ली गई। इसी का परिणाम था कि अयोध्या की सीट हार गए। मिल्कीपुर कौन जीता? और अब ये कह रहे हैं कि अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है, तो इसका मतलब मथुरा में भी बेईमानी करेंगे। मिल्कीपुर कौन जीता? ये बेईमानी से, अयोध्या हो गया, काम खत्म। नहीं, मतलब आपकी सरकार की प्रायोरिटी क्या है? अयोध्या, काशी, मथुरा? विकास भी, विरासत भी, धर्म भी, संरक्षण भी, भारत का गौरवमयी अतीत भी और भारत की लंबी छलांग भी, ये हमारे सरकार का मकसद है, यही मोदी जी का मकसद है। ठीक है, जिसको जो लेना हो ले, लेकिन नौजवानों को भी तो दे नौकरी। ये पोप से पूछ के स्टेटमेंट देखिए, मिर्ची लगी। नहीं, ये पोप से पूछ के नहीं, नौजवानों की जहाँ बात है, इन्हें अरे हरे कृष्ण बोलने में क्या दिक्कत है? जहाँ देखिए भाई, इस तरह हरे कृष्ण बोलने में क्या दिक्कत है? ओके, उनकी बारी है। हम तो सिर्फ नौजवानों को नौकरी देने के बाद कहने पीड़ा इनको शुरू हो गई। ये नौजवानों को महाकुंभ में अगर इतने लोग आए तो नौजवानों को भी नौकरी मिली ना। आप भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट मत बनिए। अरे मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। तब बीच सुनिए, आपने पूछा तो सुन लीजिए। बीजेपी तो यही चाहती है कि नौजवान को नौकरी मिले, ना किसान को कोई मदद मिले, ना महिलाओं को कोई लाभ मिले, चाहे उन्हें कोई रोजगार और सुरक्षा मिले। तो इनकी बात कौन करेगा? पर 10 साल से रोजगार चिल्ला रहे हैं, लेकिन आपको फायदा तो पॉलिटिकल हो नहीं रहा ना। इसका मतलब पब्लिक के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा ना। आप बताइए ना, अगर होता तो आप हरियाणा में हारते और महाराष्ट्र में इतना बुरा हाल होता, दिल्ली में शून्य आता। पूछ लिया आपने जी। हम हक की बात कर रहे हैं, जिताना हराना जनता का अधिकार है, हमें वो भी स्वीकार है, वो भी हमें चंदन लगा के तो पॉलिटिकल पार्टी ना, एनजीओ तो नहीं है। नहीं, हम अपनी बात रख रहे हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल बात करते हैं। मेरा सवाल एनडीए से है, अगर एनडीए इस बार जीती तो सरकार पटना से चलेगी या दिल्ली से चलेगी? ये बहुत बढ़िया सवाल है भाई। एनडीए जीती तो सरकार दिल्ली से या पटना से? ये पकड़ लिया आपको। अब बताइए। नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा। अब तक आपने क्या देखा? सरकार कहां से चल रही है? सरकार पटना से चलती है। नीतीश कुमार अरे जीती तो पूछ रहे, अब तक की नहीं, आगे की पूछ रहे हैं। आगे भी नीतीश कुमार इस देश के बहुत वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। उनका एक अनुभव है, उनकी इज्जत सब कोई करते हैं। आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ में कई बार कई तरह की बात कही है, और उन सरकार हमेशा पटना से चली है। ये तो सरकार की बात करी, दिल्ली से या पटना से? पटना और दिल्ली के बीच में कोई दूरी नहीं है, पटना दिल्ली एक ही है। अब पटना से ही सरकार चलते आई है, पटना से ही सरकार चलेगी। राज्य की सरकार है भाई, और मोदी जी के निर्देश, मोदी जी के संरक्षण में चलेगी। नेतृत्व मोदी जी के पास है। एनडीए का दिक्कत क्या है? डबल इंजन की सरकार है, दौड़ेगी चलेगी। हमारे यहाँ देखो बच्ची, एक चीज समझो, हमारे यहाँ वो जो 10 जनपद वाली सरकार थी, सोनिया जी डोरी से चलाती थी मनमोहन जी को, वो वाली सरकार हम लोग
अखिलेश जी जवाब सरकार है, डोरी वाली सरकार आप चलवाते थे, रिमोट जो कंट्रोल सरकार 10 सालों में हम लोगों ने चला के इस देश को जितना आगे बढ़ाया है, देखिए आपको नहीं, आपके तरफ से कर्जा, आपके तरफ से बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, आपके तरफ से कर्जा लेकर के देश के मित्रों, शीशा मिलेगा, बात कर लीजिए, इन्हीं से बात कर लीजिए। बोले आप बोलिए, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मित्रों को कर्जा लेकर के मित्रों का कर्जा नहीं माफ किया है, इस देश को हम लोगों ने बुलंदियों पे पहुंचाया। 21वीं सदी के हिंदुस्तान को दुनिया से कैसे दुनिया को लीड करना है, आज दुनिया के सैकड़ों बड़ी कंपनियों को इंडियंस लीड कर रहे हैं। कांग्रेस की बनाई व्यवस्थाओं के, कांग्रेस की बनाई अवसर दिया कांग्रेस ने। हमारा सरकारों का काम होता है नौजवानों को अवसर देना, आप इन्हें अवसर सुंदर पिचाई आपकी वजह से अभी भाई साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बैंक को फोन जाता था कि लोन दे दो, अवसर देते थे। आपने कौन सा कॉलेज खोला? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फोन करते थे कि लोन दे दो, अवसर देते थे। ताली बजाइए इनके लिए। अवसर दिया 12 लाख करोड़। लेकिन आप कहना चाह रहे हैं कि सुंदर पिचाई कांग्रेस की वजह से है। सुनिए, जो मंदिर बनाने की बातें हो रही हैं, मैं ये कहता हूं कि अगर मंदिर बनाने से, मस्जिद बनाने से, गिरजा बनाने से, गुरुद्वारा बनाने से देश का विकास होता है, तो लाखों करोड़ों मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मस्जिद बना दीजिए। लेकिन सच्चाई ये है कि भूखे भजन न होत गोपाला, ले ले अपनी कंठी में। बहुत सुंदर बात, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ आने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो फिलहाल आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार और मेरे युवा मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।